पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तू जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी,
तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है, कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया, तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है।
ये लो आ गया। बेटा एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किरशित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किरशित, छोड़ो। किरशित छोड़ो। संजीव किरशित को रिधिमा से अलग करता है। देखो दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर ये गुंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी, प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किरशित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किरशित का एडमिशन हो गया। रिधिमा। रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा। रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किरशित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किरशित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किरशित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं। हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं। अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान।
तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे बूढ़े औरत सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला। इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है, अब मैं इसे तबाह करूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खोल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव, बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी
ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। हाँ? राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता मुझे माफ करना, बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे। भूतिया आम वाला। गर्मियों का मौसम मतलब आम का मौसम। इस मौसम में आम और आमरस का मजा लिया जाता है। लेकिन यही आमरस का मौसम अमनपुर के लिए खून का मौसम बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि शहर में रात के वक्त एक आम वाला घर घर घूमता था। आम लाया हूँ, ताजे ताजे, मोटे मोटे, मीठे मीठे आम ले लो आम। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, बहन जी आम ले लो। अरे कैसे ले लूं? चख कर देखती हूँ। आम वाला टोकरी से एक आम उठाकर उसका रस सामने वाले के हाथ पर निचोड़ता तो आम रस नहीं, खून गिरता। खून? ये क्या है? ए आम वाले, ये क्या मजाक है? आम वाला नहीं, भूतिया आम वाला। ऐसा कहकर आम वाला एक भयानक भूत बन जाता और छुरी से सामने वाले का गला काट देता। शहर में भूतिया आमरस वाले ने आतंक मचाया हुआ था। आम वाले के आतंक से सारा शहर भयभीत हो गया और एक तांत्रिक की मदद ली। मैंने काफी प्रयास किए, लेकिन वो भूतिया आम वाला वश में नहीं हो रहा। अब उससे बचना है तो आम खाना छोड़ दो, आम मत खरीदो। बाबा, हम उसके पास नहीं जाते, वो खुद चलकर हमारे पास आता है। उसका भी एक इलाज है मेरे पास। ऐसा कहकर तांत्रिक ने एक घर की दीवार पर कुछ लिख दिया। आम वाले आम ना लाना, ये क्या है बाबा? यही मंत्र है उससे बचने का। शहर के सारे घरों की दीवारों पर ये मंत्र लिखवा दो, वो आम वाला तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। बाबा का दिया हुआ मंत्र पूरे शहर में फैल गया। लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, आम वाले आम ना लाना। और कमाल हो गया, ना तो उस दिन के बाद किसी ने आम वाले को देखा, ना आम वाला किसी के घर में गया। लेकिन लोगों के दिलों में आम का डर बैठ गया था
कोई आम नहीं खरीदता था। अमनपुर में आम खाना अब आम बात नहीं थी। एक रात विशाल और रीटा नाम के दो भाई बहन काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन से शहर में आए। ओह, एक टैक्सी नहीं मिली, अजीब शहर है। अच्छा हुआ पापा 20 साल पहले ये शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुझे तो इस शहर से प्यार है। इस शहर में हमारी पुश्तैनी घर जो है। रहने दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उस घर में रहे हो। पहली बार मम्मी पापा से छिपकर गर्मियों में चिल मारने हम यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, कैसी हालत में है। किसी से पूछते हैं। अरे वो देखो, चौराहे पर वो आम वाला है। चौराहे के बीचों बीच एक आम वाला टोकरी लेकर बैठा था। दोनों आम वाले के पास जाने लगे कि तभी उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। आम वाले, आम न लाना। अरे ये क्या लिखा है सारी दीवारों पर? ये भी उसी आम वाले से पूछते हैं, चलो। दोनों आम वाले के पास गए। आम वाला हताश बैठा था। भैया, ये गली नंबर 14 मकान नंबर 7 कहाँ है? आम वाले ने उंगली से एक गली की तरफ इशारा किया। थैंक्स भैया। भैया, सारी दीवारों पर ये अजीब स्लोगन क्यों लिखा है? आम वाले आम ना लाना, यही ना? मैडम, आप विश्वास नहीं करोगी, ये भूत प्रेत का मामला है। भूत प्रेत? सुनाओ भाई, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। ये बात 20 साल पहले की है। शहर में एक गरीब आम वाला घर घर जाकर आम बेचता था। एक रात उसने एक घर की बेल बजाई। साहब, आम ले लो। नहीं चाहिए। साहब ले लो, गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, चख कर देखने दे। साहब, अभी रस चखाता हूँ। रस नहीं, आम काट कर खिलाओ। आम वाले ने एक आम काट कर खिलाया। साहब कैसा है? मजा नहीं आया, और खिलाओ। आम वाले ने एक और आम खिलाया। आदमी ने फिर मुंह बनाया। ऐसा करते करते आम वाले ने टोकरी के सारे आम खिला दिए। मजा नहीं आया, भागो यहाँ से। साहब पैसे तो दे दो, टोकरी खाली हो गई। अबे, काहे के पैसे? चल भाग। आम वाला गुस्सा हो गया और उसने छुरी दिखाई। साले, 2 कौड़ी के भिखारी मुझे छुरी दिखाता है। इसी छुरी से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हाँ? फिर क्या हुआ? क्या होना था? उस लफंगे ने आम वाले को छुरी से मार दिया। बाद में वो आम वाला भूत बन गया और लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारने लगा। उसी भूत से बचने के लिए दीवारों पर ये लिखा गया है। हाउ सैड। अब तो आपसे भी कोई आम नहीं खरीदता होगा। चलो कोई नहीं, हम आपसे आम जरूर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन पहले चक्कर जरूर देखेंगे। अभी आम का रस चखाता हूँ, हाथ आगे कीजिए। दोनों ने हाथ आगे किए और आम वाला रस निचोड़ने लगा, लेकिन आम से आम रस नहीं, खून टपकने लगा। खून? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बदला। घरों के दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? अब मैं सड़कों पर राज करूंगा, तबाही मचा दूंगा। ऐसा कहकर आम वाला भयानक भूत बन गया तो विशाल और रीटा कांपने लगे। भूत! भूत! हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। मुझे मेरी ही छुरी से मारकर मुंबई भागने वाला लफंगा और कोई नहीं, तुम्हारा ही बाप है। ये सुनकर विशाल और रीटा चौंक गए। तभी भूत ने अपनी लहूलुहान छुरी निकाली और दोनों पर वार करना शुरू किया। लगातार वार से दोनों घायल हो गए और तड़प तड़प कर मर गए। क्रिमिनल भूत। एक समय की बात है, इंस्पेक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही होनहार और बहादुर अफसर थे। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर करते थे। एक दिन उनका पाला साइको किलर राका से पड़ गया। वो उसके पीछे भाग रहे थे और राका भी तेजी से भाग रहा था, पर ब्रिजेश ने शॉर्टकट लेकर सामने आकर राका को गोली मार दी।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राका ऐसा कहते ही दम तोड़ देता है। उसकी लाश को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। ब्रिजेश को बहादुरी का मेडल देकर सम्मान दिया जाता है। उसके परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। आप तो हर महीने एक मेडल ले आते हैं। इतने मेडल कहाँ रखे हैं, ये भी बता दीजिए। अरे मम्मी, पापा के मेडल्स के लिए एक नया कमरा बनवा देते हैं। कमरा नहीं, जिस स्पीड से भैया मेडल ला रहे हैं, मेडल्स के लिए हमें नया घर ही लेना पड़ेगा। उसी खौफनाक रात में राका वापस तो आता है, पर अब वो एक इंसान नहीं रहता। वो एक भयानक भूत बन चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर कोई भी बुरी तरह कांप उठे। मैंने कहा था इंस्पेक्टर, मैं वापस आऊंगा। अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अगली रात ब्रिजेश का भाई राजेश ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तू ही है ना उस बहादुर ब्रिजेश का भाई? आवाज सुनकर राजेश डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? तभी राका का भूत उसके सामने आ जाता है। मैं राका, जिसे तेरे इंस्पेक्टर भाई ने मार डाला। अब मैं तुझे मारूंगा। देखता हूँ तेरा बहादुर भाई तुझे कैसे बचाता है। राजेश के उस भूत को देखकर पसीने छूट जाते हैं। वो तेजी से भागने लगता है। तभी राका उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और तभी राजेश की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश अपने भाई को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसने किया तुम्हारे साथ ये भाई? मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। तभी ब्रिजेश की पत्नी पूजा को राजेश के हाथ पर नाखून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। देखिए जी, देवर जी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। ब्रिजेश हाथ पकड़ने लगता है। भाई तो गया, अब बीवी की बारी। राका। ब्रिजेश ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राका, ये सब राका ने किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वापस आ जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि हमें पंडित जी को बुलवा लेना चाहिए। ये भूत प्रेत का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। पूजा अगले दिन पंडित जी को फोन करती है और उन्हें घर आने को कहती है। राका घर की खिड़की से सब देख रहा होता है। इंस्पेक्टर की बीवी, तू तो गई। पूजा घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने आती है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ राका आ जाता है। कहाँ है तेरे इंस्पेक्टर पति? तुझे बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पूजा राका को देखकर चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रिजेश छत पर दौड़ कर आता है, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो जाता है। राका, मेरी पत्नी को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। मेरे परिवार को छोड़ दे। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, पर पहले तेरी सुंदर सी पत्नी को थोड़ा और सुंदर बना दूं। पूजा डर से भागने लगती है। तभी राका अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला करता है। पूजा चेहरे पर लगे घाव से जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा खुलते ही ब्रिजेश पूजा की तरफ भागता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। ब्रिजेश का बेटा सुधीर पंडित जी को राका के भूत के बारे में बताता है। वो एक दुष्ट आत्मा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली। हमें जल्दी उसके नाम की पूजा करनी होगी ताकि उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। जो करना है जल्दी कीजिए पंडित जी।
मैं अपनी पत्नी और भाई को खो चुका हूँ, अब अपने बेटे को खो नहीं सकता। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वहाँ राका आ जाता है। नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मुक्ति दोगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राका सुधीर के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सुधीर का दम घुटने लगता है। तभी ब्रजेश पंडित जी का दिया हुआ गंगा जल राका पर छिड़क देता है और राका का मृत शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने? तभी पंडित जी अपनी पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और राका की आत्मा हवा में भाप बनकर उड़ने लगती है। नहीं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं। और इसी तरह राका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और ब्रजेश अपने बेटे की जान बचा पाता है। भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया, तुमने बुलाया, लो भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे? मुझे जाने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर
आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ? तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूत या टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई। और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो भूत हंटर। उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया। पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर
निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं। उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा, अंदर चल, तू थक गई होगी। खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी, रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी, उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था।
ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर! इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। भूतनी आंटी। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत ताकतवर भूतनी अपनी भूतनी बेटी के साथ रहती थी। भूतनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। वो रोज जंगल से नए और मुलायम जानवर लाकर उसे खिलाया करती थी। माँ, ये खरगोश बहुत मुलायम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा था। इसीलिए कल आप मेरे लिए एक मोटी सी भैंस लाना। ठीक है बेटी। मेरी बेटी छोटी छोटी, भैंस मांगे मोटी मोटी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भूतनी बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी। अब उसकी जगह उसकी बेटी खाने के लिए जानवर पकड़ कर लाने लगी। एक दिन बूढ़ी भूतनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ माँ। बेटी, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी माँ शहर से एक मोटा और मुलायम इंसानी बच्चा खाने के लिए लाई थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं एक बार फिर से इंसानी बच्चे का स्वाद चखूं। ठीक है माँ, फिर तो आपके अगले जन्मदिन पर हम इंसानी बच्चा ही खाएंगे। इंसानी बच्चे की तलाश में भूतनी शहर की तरफ चल दी। जंगल से मैं आई हूँ, शहर को मैं जाऊंगी। इंसानी बच्चा खाकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाऊंगी। शहर पहुंचकर उसने बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर गट्टू पर पड़ी। ये बच्चा मुझे मुलायम लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पतला है। इसे तो अकेले माँ ही खा जाएगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। और वो एक बहुत सुंदर आंटी का रूप लेकर गट्टू के पड़ोस में रहने लगी। फिर एक दिन वो गाजर का हलवा लेकर गट्टू के घर गई। मैं गट्टू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अब भूतनी रोज किसी न किसी बहाने से गट्टू को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू दिन बहुत मोटा हो गया। भूखी भूतनी का खाना खाकर गट्टू हो गया मोटा मोटा। अब मोटे गट्टू को खाकर भूतनी भी होगी मोटी मोटी। अगले ही दिन भूतनी आंटी ने गट्टू से कहा, मैं शहर से थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और फिर भूतनी गट्टू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दी।
जैसे ही गट्टू ने जंगल देखा, उसने भूतनी से पूछा, आंटी, आप मुझे जंगल में क्यों ले आई? आपने तो कहा था हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी अचानक भूतनी अपने असली रूप में आ गई। तुमने बहुत कुछ खा लिया गट्टू, अब हमारे खाने की बारी है। अब तो भूतनी आंटी हो। भूतनी गट्टू को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। माँ, देखो, मैं इंसानी बच्चा लाई हूँ। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। उन्हें इस तरह से बातें करते देख गट्टू समझ गया कि उसे इन भूतनियों से बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अब तुमने मन बना ही लिया है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम दोनों में से मेरा दिल कौन खाएगा? इंसान के शरीर में उसका दिल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और जो उसे एक बार खा ले वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वैसे मुझे लगता है मेरा दिल भूतनी आंटी को खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम्हारी भूतनी आंटी तुम्हें शहर से पकड़ कर लाई है। लेकिन मेहनत तो ज्यादा मैंने ही की है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बच्चे का दिल नहीं खिलाया था, इसीलिए इसका दिल तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे? मैंने ज्यादा मेहनत की है तो दिल तो मैं ही खाऊंगी। और फिर देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई। बूढ़ी भूतनी ने भूतनी पर जोर से वार किया, फिर भूतनी ने भी बूढ़ी भूतनी पर वार किया। इस तरह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और गट्टू वहाँ से बचकर भाग गया। एक थी डायन। कहानी है रामपुरम की। रामपुरम एक छोटा सा शहर था। शहर में एक कॉलोनी थी, नंदनवन कॉलोनी। नंदनवन कॉलोनी शहर की काफी खूबसूरत, स्वच्छ, सुंदर और शांत कॉलोनी थी। कॉलोनी में काफी सारे छोटे मोटे खूबसूरत घर और घरों के सामने पेड़ पौधों की हरियाली थी। कॉलोनी का वातावरण काफी शुद्ध और प्रसन्न था। कॉलोनी में मालिक, किराएदार, डॉक्टर, वकील, टीचर, ऐसे सभी मिडिल क्लास लोग हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और छुट्टी के दिन बाहर कॉलोनी में पेड़ पौधे के साथ खेलते थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल जी अपने मकान के सामने अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मार्केट जाना था। तभी वहाँ मगनलाल जी गए और उन्होंने श्यामलाल जी से बात शुरू की। कैसे हो श्यामलाल जी, बड़ी जल्दी में हो? अरे हाँ भाई साहब, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? हम भी ठीक है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आपका मकान देना था ना किराए पर। मेरे साले का एक दोस्त आ रहा है हमारे यहाँ रहने, उसे मिल सकता है क्या? अरे यार मगनलाल जी, लेट हो गए आप। क्या हुआ, किसे दे दिया क्या? हाँ भाई, दे दिया एक बुढ़िया को। बेचारी अकेली है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उस पर जीती है। मैंने सोचा दे दो, बुढ़िया है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है वो बुढ़िया? दिखी नहीं कभी। अरे अभी तक आई नहीं है वो, बस सामान और किराया छोड़कर गई है, कब आएगी पता नहीं। अरे लक्ष्मी चलो भी। ये औरतें हमेशा लेट कर देती हैं, बाजार जाना था। एक संडे की बात है, दोपहर का समय था। कॉलोनी के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों के नीचे कॉलोनी में खेल रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बहती हवा अचानक रुक गई और तापमान बढ़ गया। आसमान में कौवे कांव कांव करने लगे। माहौल एकदम अजीब हो गया और छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो गए। आहा, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी हो रही है तो फिर शर्ट उतार दे। उतार दो? नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी।
तभी बच्चों को टक टक आवाज सुनाई दी। ये टक टक आवाज कैसी है? चलो देखते हैं। फिर बच्चों ने सड़क पर आकर देखा तो सड़क पर एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया की लाठी बार बार फिसल रही थी और वो काफी संभल कर मुस्कुराते हुए चल रही थी। ओह, कितनी प्यारी है ये दादी अम्मा। चलो चलते हैं उनके पास। फिर क्या, बच्चे दादी अम्मा कहते हुए उछलते कूदते बुढ़िया के पास गए। बच्चों को देखकर बुढ़िया मुस्कुराई। अरे यहाँ तो बड़े ही बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप अब यहीं रहने वाली हो? हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ। तुम लोगों को परेशान करने वाली हूँ बहुत। बुढ़िया की बातें सुनकर बच्चे हंसने लगे। मुझे उस सामने वाले श्याम जी के मकान में जाना है। चलो हम छोड़ देते हैं आपको। चिंटू ने बुढ़िया की लाठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया को सहारा दी। बाकी बच्चे भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगे। मकान के अंदर आते ही चिंटू बोला, अब हम खेलने जाते हैं। तभी अचानक बुढ़िया जोर जोर से अजीब आवाज में हंसने लगी। सारे बच्चे डर गए। हंसते हंसते बुढ़िया अचानक भयानक डायन बन गई। ना छोड़ूंगी, किसी को ना छोड़ूंगी। डायन देखकर बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन चिंटू भाग न सका क्योंकि उसका हाथ बुढ़िया के हाथ में था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मम्मी, मम्मी छोड़ो। तभी पीछे से चिंटू की मम्मी आई। चिंटू, चिंटू। झट से बुढ़िया ने डायन का रूप छिपा लिया और चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू इतना डर गया था कि वो हाथ छोड़ते ही सीधे मकान के बाहर भाग गया। माफ कीजिए, हमारे बच्चे जरा शैतान हैं। अच्छा कि आप आ गईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। फिर क्या था, उस दिन से वो डायन कॉलोनी में रहने लगी, सबके सामने अच्छा बनकर और बच्चों के सामने भयानक डायन बनकर। जब भी बच्चे खेल रहे होते तब डायन उनके पास जाती और किसी बच्चे को उठाकर अपने मकान में आ जाती। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता। बाकी बच्चे भी शोर मचा देते, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता बुढ़िया फौरन रूप बदलकर झूठ कहती। देखिए ना, इन बच्चों ने मेरी लाठी कहीं छिपा रखी है। बता ही नहीं रहा कोई कहाँ छिपा रखी है। बच्चों ने अपने घर वालों को बुढ़िया के बारे में बताया, फिर भी उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक दिन जो होना था वही हुआ। अचानक चिंटू कहीं गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन चिंटू नहीं मिला। मैं जानती हूँ चिंटू कहाँ है, चलो मेरे साथ। बच्चे बुढ़िया के मकान में पहुँचे तो बूढ़ी डायन ने चिंटू को एक कमरे में अंदर बांध कर रखा था और वो उसे सता रही थी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तू बड़ा शैतान है, अब कहाँ गई तेरी शैतानी? हाँ, खबरदार, मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ। बच्चों को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चों ने चिंटू की हालत देखी तो उन्हें काफी बुरा लगा। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं, वो आएंगे तो डायन फिर से कुछ न कुछ झूठ बोलकर बच जाएगी। तो फिर अब क्या करें? चिंकी ने मोबाइल निकाला और डायन का वीडियो बनाया। फिर चिंकी ने वो वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में पोस्ट किया। वीडियो देखकर कॉलोनी के सभी लोग उस मकान में पहुँचे और उन्होंने डायन के चंगुल से चिंटू को बचा लिया। अब रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है डायन, तुम्हारा असली रूप हम सबके सामने आ चुका है। हमने बच्चों पर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन भला हो इस मोबाइल का, मारो इसे। फिर कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर डायन की अच्छी खासी धुलाई की। मार खाने के बाद बूढ़ी डायन कॉलोनी से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई।